वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे सीडीपी की पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेंगे और क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो देखो, पूर्व जन्म जो अवधि होती है प्रीनेटल, उसमें तो भाषा विकास नहीं होता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो एडोलसेंस है और मिडिल चाइल्डहुड है, इसमें तो भाषा का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है बच्चे का, तो ये कोई संवेदनशील अवस्था नहीं है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड। ये वेरी क्रिटिकल पीरियड माना जाता है डेवलपमेंट की स्टेज का भी, और भाषा के लिए बहुत संवेदनशील अवधि है ये, क्योंकि इसमें जो भी बच्चा कुछ भी सीखता है वो उसके साथ हमेशा हमेशा उसके पूरे जीवन काल तक रहता है। जो भी भाषा वो सुनता है, फील करता है, वही वो सीखता है। उसकी मातृभाषा जो होती है उसके साथ हमेशा रहती है। तो अर्ली चाइल्डहुड को एक संवेदनशील अवधि माना जाता है। जो भी उसे सिखाया जाएगा वो उसके साथ हमेशा पूरे जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्था दी है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने 3 लेवल दिए हैं और हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस दी हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशन लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है लेटेंसी स्टेज। देखो, जो लेटेंसी स्टेज है ये सिगमंड फ्राइड की है, ये कोहलबर्ग की नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमें पता है कि जीन पियाजे की है, तो यहाँ से ये भी नहीं है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उद्योग बनाम अधीनता, ये इरिक्सन की थ्योरी से है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बचा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसका अगर ऑप्शन नहीं भी पता था तो भी आप यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हो। लेकिन वैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट दी थी ये कोहलबर्ग की जो सेकंड जो कन्वेंशनल लेवल है उसकी स्टेजेस में से एक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सेकंड स्टेज है ये, सेकंड लेवल की। ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो बच्चा है वो सीखता है, उस पर सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या नहीं पड़ता, ये कोहलबर्ग ने बताया था। ठीक है, अब देखो, जो एमसीक्यूज होते हैं उनसे तैयारी करने का तभी फायदा होता है जब आप को इन चारों ऑप्शंस के बारे में पता हो, और अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में ना पता हो तो आप इनको एक नोटबुक पे लिख लीजिए और फिर खुद से सर्च करके देखिए, गूगल सर्च या कोई भी अच्छी बुक से, तो आपके लिए वो पूरी थ्योरी आपकी तैयार हो जाती है। ये बहुत अच्छा मेथड होता है एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए, अगर एग्जाम पास करना है तो। हर एक ऑप्शन के एक क्वेश्चन से आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे आपकी 1-2 थ्योरीज तैयार हो जाती है और फिर समय के साथ साथ वो रिपीट होती चली जाती है, तो वो रिमाइंड भी, रिकॉल भी हो जाएगी और आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। देखो, ये तो पक्षपात कर रहा है कि लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो यहाँ से जेंडर बायस ही राइट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है? जेंडर की पहचान करना। जब स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पता चलता है कि क्या होता है लड़का और क्या होती है लड़की, मतलब अपीयरेंस से वो फिजिकली पहचानते हैं कि एक फ्रॉक पहनी है तो लड़की है और पैंट शर्ट पहना है तो लड़का है। ये जेंडर पहचान होती है। जेंडर रेलिवेंस क्या होता है? जेंडर रेलिवेंस होता है कि जेंडर का रिलेशन पता चलना। ठीक है, कि मेरा जो रिलेशन है वो किससे है, कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। देखो, मैंने अपने बाल बड़े किए हैं तो मैं लड़की हूँ, और मुझे ऐसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं तो मैं लड़का हूँ। ये जेंडर रेलिवेंस होता है। और जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है जेंडर को कांस्टेंट मानना, जब बच्चे को ये पता चल जाता है कि जेंडर किसी भी तरह चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, चाहे फिजिकल अपीयरेंस कैसा भी रखो, ये जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है। तो यहाँ से जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर की जो रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइपिंग, उसको कम करना है तो कौन सा बेटर है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, ठीक है। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग
जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। देखो ऐसा हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि किसी को एक को महत्व दे दिया और दूसरे को नहीं दिया। जेंडर सेग्रीगेट, सेग्रीगेट आ गया तो वेरी नेगेटिव वर्ड। जेंडर सेग्रीगेट, यहाँ फिर से सीटिंग अरेंजमेंट, जेंडर सेग्रीगेट आ गया तो ऐसे नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर के जो पक्षपात के बारे में है उस पर हम अच्छा डिस्कस करें, डिस्कशन करें, यहाँ से ये बेटर ऑप्शन लग रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ है, which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? अब सीधा है कि किस बच्चे पे सोसाइटी और कल्चर का प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा था? तो ये महत्व दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, हमें पता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी ही है सोशो कल्चर थ्योरी। सीधा सा यही पूछा है, थोड़ा सा और बता के, जिसमें ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु बोला गया है बच्चे को सोशल कल्चर थ्योरी में, लेव वाइगोत्स्की ने। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, वॉटसन ने व्यवहारवाद पे दिया था, ले वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, जीन पियाजे की हमें पता है, और कोहलबर्ग की भी हमें पता है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है सिक्स्थ, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। अच्छा, स्वयं से बात कर रही है। नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। देखो वो खुद से बात कर रही है, तो इसको क्या, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो इसके पहले आपको इसका आंसर पता चले, इसके बताना चाहूंगी कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने 3 टाइप की स्पीच दी है। 3 टाइप की स्पीच के बारे में बात किया है। एक तो है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच और एक है साइलेंट इनर स्पीच। देखो सबसे पहले बच्चे में, जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसके अंदर आती है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि वो दूसरों से बातें करने की कोशिश करता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी क्वेश्चन या जो भी, अगर उसने बोलना भी नहीं सीखा है तो भी वो कुछ ना कुछ एवे एवे करता रहेगा दूसरों से बात करने के लिए, तो वो होती है सोशल स्पीच, जो 2 साल से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होती है खुद से बात करना, वो 3 साल के बाद स्टार्ट होती है प्राइवेट स्पीच करना। बट खुद से कैसे बात करते हैं बच्चे, बोल बोल के, जोर से बोल के कि दूसरा भी उसको सुन सकता है, वैसे खुद से बात करते हैं। उसके बाद आती है साइलेंट इनर स्पीच, जो एज ऑफ 7 से स्टार्ट होती है। 7 के बाद मन में बात करना, ठीक है, कोई को सुन नहीं सकता। तो वो जो नजमा है इस क्वेश्चन में, वो खुद से ही बात कर रही है कि बट इज देयर इज अ ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो देयर एंड मेक दिस शू। तो वो खुद से ही बात कर रही है लेकिन दूसरा भी इसको सुन पा रहा है, तो ये प्राइवेट स्पीच है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, लेवाइगोस्की ने 3 टाइप की स्पीचेस दी हैं, सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच। ये 3 प्राइवेट स्पीच है, ये 3 साल से शुरू होती है। अब देखो जोर से बोलना इसका ऑप्शन हो नहीं सकता, स्कैप फोल्डिंग नहीं, स्कैप फोल्डिंग तो हेल्प होती है एक। और ईगोसेंट्रिक स्पीच कौन सी होती है, ईगोसेंट्रिक ये जीन पियाजे की है ईगोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो खुद के ही पॉइंट्स को, खुद की ही स्पीच को बस ध्यान में रखता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता। ठीक है, तो ये होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच। उसकी जो स्पीच होती है वो अपने स्पीच को दूसरों से बहुत अलग मानता है ईगोसेंट्रिक स्पीच में। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सिक्स का। सेवंथ है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं यानी कोई हेल्प दे रहे हैं। देखो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रिवॉर्ड, प्राइज कुछ देना, ऐसी कोई बात नहीं हो रही तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो हम रीइंफोर्समेंट के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि किसने दिया था, ये स्कीनर ने दिया था। उसके बाद हम स्कीनर की थ्योरी को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी थ्योरी का नाम क्या है और उन्होंने क्या क्या टर्म दिया है। तो ऐसे तैयारी करते हैं एमसीक्यू से, तो आपका बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट थी वो स्कीनर ने दिया था, जो कंडीशनिंग है वो पैवलव ने दी थी। तो यहाँ पे तो हेल्प दी जा रही है तो कंडीशनिंग भी नहीं होगा। मॉडलिंग, मॉडलिंग दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग में अपनी थ्योरी में, तो ये भी नहीं होगा। स्कैप फोल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट देने की बात है, जो हेल्प देने की बात है, वो लेव वाइगोस्की ने की थी अपनी थ्योरी में, सोशो कल्चर थ्योरी में, और उन्होंने ही स्कैप फोल्डिंग नाम दिया था इस हेल्प को, इस सपोर्ट को। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ढांचा। एट्थ क्वेश्चन है, which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by जीन पियाजे। हमें पता है कि जीन पियाजे ने 4 टाइप की स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कंक्रीट ऑपरेशनल की हमें बतानी है।
फर्स्ट है हाइपोथेटिक डिडक्शन, ये होती है रीजनिंग जो हाइपोथेटिकल करते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशन जो लास्ट स्टेज है उसमें करते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें पता है कि अनुकरण करना या संरक्षण करना, किसी भी अनुकरण करना या ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो ये भी हो जाएगा। मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो सेकंड स्टेज है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन का जो सिद्धांत है वो माइंड, ये कंसेप्ट कंक्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत, वो ग्लास वाला, पानी की ग्लास वाला कंसेप्ट है वो होता है कंजर्वेशन। तो सीधे से इसकी जो ये की पॉइंट्स है ना, रिवर्सिबिलिटी, क्लास इंक्लूजन या कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सारे की पॉइंट्स है। हाइपोथेटिक डिडक्शन ये मैंने अपनी थ्योरी में करवा रखा है अपनी वीडियो में भी। इन्हीं की पॉइंट्स को लेके क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एज में आते हैं कौन सी एज में नहीं आते, मैंने बहुत डीपली समझाया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, पियाजे से ही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कंडीशनिंग या फिर रीइंफोर्समेंट। देखो रीइंफोर्समेंट पहले आया था, हमें पता है स्किनर का है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। कंडीशनिंग भी पता है ये पावलव की है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमें पता है कि बेंडूरा की है, मॉडलिंग का सिद्धांत दिया है, एक बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंडूरा की है, तो यहाँ से स्कीमा बन जाएगा, स्कीमा पियाजे ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड भी, देखो असेसमेंट का जो टॉपिक है वो एचटेट के सिलेबस में दिया हुआ है, एचटेट इवेल्युएशन और असेसमेंट का, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। आस्किंग, असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस, क्लैरिटी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, मेकिंग पास और फेल। देखो सबसे पहले हम ऑप्शंस को करेंगे एलिमिनेट, तो यहाँ से लेबलिंग नहीं करना किसी बच्चे को, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, काट दो। मार्किंग पास और फेल भी कुछ नहीं, मार्किंग करना ये भी काट दो। उसके बाद बचा असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं ये भी नहीं करना, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस, क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन को अंडरस्टैंड करना ही असेसमेंट का काम होता है। किस लिए लेते हैं हम बीच में एग्जाम, ताकि हमें पता चले कि इस बच्चे ने यहाँ पे कितना सीखा है, कहाँ गलतियाँ करी है, क्या नहीं सीखा, और हमें उसके बाद उसे कैसे सिखाना है, तो इसको समझने के लिए ही हमको असेसमेंट करना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 10th का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? सही बताना है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऐसा कुछ नहीं है, जन्म के समय ही निर्धारित नहीं हो जाती है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसको काट दो। इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। देखो यूनिटरी फैक्टर नहीं है, सिंगल ट्रेट नहीं है, हमें पता है कि मल्टी ट्रेट है, मल्टी डायमेंशनल होती है बुद्धि, हमने पढ़ा हुआ है, बहुबुद्धि सिद्धांत है जो गार्डनर ने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने और बताया था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक टाइप की बुद्धि होती ही है। एक इंसान किसी ना किसी फील्ड में तो स्किल्ड अवश्य ही होता है उसके दिमाग में, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। कोई किसी ना, हर इंसान जो भी बना है ना, वो किसी ना किसी में तो पक्का ही दक्षता प्राप्त कर सकता है अगर वो उसे पहचान जाए तो मल्टी डायमेंशन होती है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज मल्टी, हाँ ये आ गया ना ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल होती है बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, बिल्कुल सही है। ये भी आपकी सिलेबस में मेंशन है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस पर भी वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। 12th क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस। वाओ, रूही इज डिस्प्लेइंग, देखो रूही कितना अच्छा काम कर रही है, वो एक समस्या के बहुत सारे सोल्यूशन सोच लेती है, मतलब उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी थिंकिंग काफ़ी क्रिएटिव है, डाइवर्जेंट थिंकिंग वो यूज़ कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिव थिंकर है, बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तभी तो वो इतने सोल्यूशन सोच पा रही है। रिजिड बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है। ईगोसेंट्रिक थिंकर भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से क्रिएटिव थिंकर राइट हो जाएगा। क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, या तो डाइवर्जेंट और क्रिएटिव एक साथ ही आते हैं हमेशा। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, ठीक है। क्रिएटिव थिंकर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा।
13th, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, कोई बच्चा है वो लेस पार्टिसिपेट कर रहा है ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई बच्चा बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए? एक टीचर को बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव। इस स्थिति जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने को कहना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। पता ही चल रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14th, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। समावेशी कक्षा कौन सी होती है? जिसमें जो मेंटली रिटार्डेड, जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, उनको नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाना, ये होती है समावेशी शिक्षा। और उसमें हर एक बच्चे का ध्यान टीचर को रखना पड़ता है, रखना चाहिए कि किसकी क्या नीड्स है। तो फर्स्ट है तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट। कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हाँ। तैयार करने के लिए हतोत्साहित रहना चाहिए, डिस्करेज नहीं, इनकरेज रहना चाहिए, प्रोत्साहित रहना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन भी कट जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुड एक्टिवली प्रिपेयर रहना चाहिए उन बच्चों के लिए योजना बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। देखो, डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया हम बढ़ चुके हैं कि पठन विकार होता है, एक होता है डिसकैलकुलिया और एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है लिखने टाइप विकार, एक होता है डिसकैलकुलिया, ये मैथमेटिकल विकार। डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चा पढ़ नहीं पाता, लकड़ी को लड़की पढ़ देता है, एम को डब्ल्यू पढ़ देता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी गलतियां करता है, तो पढ़ नहीं पाता। तो अटेंशन डेफिसिएट डिसऑर्डर नहीं, ये अटेंशन डेफिसिएट ऑर्डर नहीं है, ये लर्निंग डिसऑर्डर है। अटेंशन डेफिसिएट ऑर्डर होता है एडीएचडी, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग नहीं, फ्लुएंसी थोड़ी है उसकी रीडिंग में, अगर उसे डिसलेक्सिया है तो रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यस, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है उसके अंदर, तभी उसे डिसलेक्सिया है, ठीक है। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना नहीं, ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड। अच्छा, किस चीज़ पे बेस्ड था? जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की थी 2009 में राइट टू एजुकेशन में, तो किस पे बेस्ड था? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। देखो, सिंपैथी नहीं देनी है हमें डिसेबल बच्चों को, बिल्कुल भी उन्हें छोटा फील नहीं कराना, सिंपैथी नहीं देनी, नेगेटिव वर्ड है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई थी, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनका अधिकार है, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनका अधिकार है एक समान इक्वलिटी पाना और एक ही कक्षा में पढ़ना नॉर्मल बच्चों के साथ। तो अब अधिकार की बात की गई थी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 16 का, ठीक है। 17th है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरी। देखो, संरचनावादी ढांचे में बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है ये संरचनावादी। इसमें अधिगम प्रक्रिया कैसे होती है? रोट मेमोराइजेशन, नेगेटिव वर्ड नहीं, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, अक्वायर थ्रो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की कोई बात नहीं की गई है, थर्ड ऑप्शन भी। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यस, ये है बेस्ट ऑप्शन। मीनिंग मेकिंग अगर लर्निंग हो रही है तो ही संरचनावादी कक्षा है आपकी, कंस्ट्रक्टिविस्ट है आप, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट पे कब इसमें रिवॉर्ड प्राइज की कोई बात नहीं कही, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 17th का, ठीक है। मीनिंग मेकिंग लर्निंग। 80 18 क्वेश्चन है। नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंसर्ट नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखो, अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके लिए बच्चे अपनी अनेक ही धारणा बना लेते हैं। अब किसी बच्चे को पता नहीं है कि तारे कब उगते हैं या कितने होते हैं या क्यों होते हैं या क्यों चमकते हैं, बारिश क्यों होती है, इंद्रधनुष क्यों चमकता है, तो इसके लिए वो अपनी ही एक थ्योरी बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके। अब उनसे पूछोगे कि मौसम क्यों चेंज होता है, तो इसके लिए भी वो अपनी थ्योरी बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नेव थ्योरीज। सहजानुभूत, जो उन्हें सही लगता है अपने सिद्धांत बना लेते हैं, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए।
दंडित नहीं, दंडित करने की क्या बात है। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत नहीं, याद भी नहीं करवाना, रटना भी नहीं, उन्हें समझाना है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। हाँ, उससे उन्हें बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बता के और इनके जो ये नेव थ्योरीज हैं इनको थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए और दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिवली लेना है इसको, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, अगर चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है तो काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। उसमें हम क्या करेंगे, केवल पाठ्यक्रमों में नहीं, ओनली भी एक टेक्स्ट बुक भी एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ से ओनली भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो एलिमेट। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, ठीक है। यत्रवत याद कराना, रोट नहीं, बिल्कुल नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, बिल्कुल भी नहीं। वर्गीकरण बिल्कुल नहीं करना। लेबलिंग भी नहीं करना। कैटेगराइजेशन भी करना नहीं करना, नेगेटिव वर्ड है। तो अनुभवों को प्रमुखता देना, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इमोशंस एंड कॉग्निशन, संवेग एंड संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं भाई, तो ये अलग नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, सन्निहित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन जो जो जांग एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आज का, जो जोंग थे एक साइकोलॉजिस्ट, जेजोंग नाम से था, उन्होंने माना था कि इंडिपेंडेंट होते हैं, बाकी ये इंटर रिलेटेड ही होते हैं। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट परिस्पेक्टिव। वही संरचनावादी के बारे में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, कैंसल, लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, और लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। देखो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुनरुत्पादन और स्मरण की नहीं है, अगर संरचनावादी आपकी क्लास है तो याद करना बिल्कुल नहीं होगा। व्यवहारों का अनुबंधन, कंडीशनिंग भी ऐसा कुछ यूज नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 21st का। 22nd है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम हो सकता है। मुझे तो लगता है कि पॉजिटिव ही परिणाम होना चाहिए। तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। हाँ ठीक है, मान सकते हैं। ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां नहीं उत्पन्न करना, उदाहरण और गैर उदाहरण। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव भी नहीं पैदा करता। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय परिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, इफेक्टिव वे है ये लर्निंग का। तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनकरेज करता है ये, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं कि क्लियर एग्जाम्पल दे रहा है, बिल्कुल। 23, बच्चों की अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जब लगातार कोई चीज दी जाती है ना, कॉन्टिन्यूस जो री दी जाती है, वो ज्यादा कारीगर नहीं रहती। इससे बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासा की कमी हो जाती है, उत्साहित कम हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो यही जो हम पुरस्कार देना होता है वो हमें इंटरवल पर देना चाहिए, रुक रुक के, अचानक से देना चाहिए। और दंड तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जरूरत पड़े तो फिर भी, लेकिन ये नहीं है कि लगातार ही किसी बच्चे को दंड देते रहे, उससे वो हतोत्साहित हो जाएगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अलग ही बात है। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा नहीं। ये एक नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जिज्ञासा कम हो जाएगी। अगर एक बच्चे को लगातार ही प्राइज दे रहे हैं तो वो प्राइज पाने के लिए ही जो करेगा करेगा, और उसका कोई महत्व भी नहीं रहता प्राइज का। ठीक है, और किसी को लगातार दंड ही मिल रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मुझे तो दंड ही मिलना है हर बार, तो कोई पढ़ने में उसकी जिज्ञासा नहीं रहेगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 23rd का। 24th, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। मीनिंगफुल लर्निंग को कौन सी बढ़ावा देती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, बिल्कुल भी नहीं देता। कोऑपरेटिव लर्निंग, हाँ ये पॉजिटिव है। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कंपैरेटिव नहीं, नेगेटिव है कंपैरेटिव। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड ही ऑप्शन राइट है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है। 25th है, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। उनके अंदर जो कंफ्यूजन चल रही होती है उनको दूर करना है, तो कैसे दूर कर सकते हैं, ये पूछा है। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, लेक्चर दे के नहीं यार, बच्चों को क्या लेक्चर दोगे। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव अगेन नेगेटिव वर्ड।
बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल अभ्यास कराना भी एक नेगेटिव चीज़ है। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उन्हें खुद को एक्सप्लोर करने की और उस चीज़ के बारे में चर्चा करने की। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्राइमरी स्कूल टीचर को ध्यान में रख के बात करनी है। इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, हमें ये बताना है। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार नहीं, अभी हमने बात करी कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए नहीं देना, कभी कभी देना है। केवल केवल ओनली एक ये नेगेटिव वर्ड है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके नहीं, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखो इजी सा ही क्वेश्चन है, कई कई तो बिल्कुल ऑप्शन से ही आंसर निकल जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 का 27 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑक्यूर एट अ रैपिड रेस। देखो सबसे ज्यादा जो विकास है वो किस में होता है, वो गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था के बाद वो शैशवावस्था में होता है, ठीक है। शैशवावस्था के बाद वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, फिर उसके बाद मिडल में होता है, फिर एडोलसेंस में होता है, फिर मतलब ये जो ग्रोथ होती है ना, ये फर्स्ट जो होती है स्टेज उसमें काफ़ी ज़्यादा रैपिड पे होती है, फिर धीरे 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 कम होती जाती है। और यहाँ से अगर हम देखें डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट क्या होता है, जो स्पाइरल चलता है, हमें पढ़ा है ना ये इसकी स्टेजेस में कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। तो यहाँ से हमें फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही पूछा है, तो दोनों होती है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल चलता है, जैसे कि इन्फेंसी में तेज होता है, फिर अर्ली में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर एडोलसेंस में तेज हो जाता है, फिर एडल्टहुड में थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जो फिजिकल ग्रोथ है वो उम्र के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, पहले स्टेज में बहुत ज़्यादा, फिर कम 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 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नहीं बताना है भाई, ये तो बता सकते हो। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त्य होता है, हाँ बिल्कुल सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, प्रभावित करते हैं इसे, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा था। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है, अच्छा जो बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका कारण बताना है प्राथमिक। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवंशिक संकेत, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है फोर्थ। अब कोई जो हेरिडिटी होती है और जो एनवायरनमेंट होता है उसके बीच के जो इंटरप्ले होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, वही कारक होता है। अब कोई माँ है जिसके गर्भ में बच्चा है, तो अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है बच्चा। तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों के बीच का जो क्रियाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी डेवलपमेंट में या फिर इंडिविजुअल वेरिएशंस में या किसी भी चीज़ में। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, द्वितीयक समाजीकरण पूछा। देखो फर्स्ट क्या होता है, परिवार, फैमिली या फिर पास पड़ोस। जो फर्स्ट होता है उसमें फैमिली आती है और आसपास के लोग आते हैं, तो फैमिली और नेबर फर्स्ट में आएंगे, फैमिली और नेबर फर्स्ट में आएंगे, और जो बाकी हैं वो स्कूल या फिर बाकी जो चीज़ बचती है वो सेकेंडरी में आती है। हमसे पूछा है सेकेंडरी। परिवार एवं पास पड़ोस, नहीं ये फर्स्ट है। परिवार एवं मीडिया, देखो इसमें परिवार आ गया तो ये भी फर्स्ट है। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, इसमें पास पड़ोस आ गया तो ये भी फर्स्ट में आ जाएगा। तो विद्यालय एवं मीडिया ये दोनों है जो द्वितीयक समाजीकरण का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे पेडागोजी के, इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।